हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए कल वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जिसमें हमने बात किया था इसके पार्ट 1 के बारे में और उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे क्या-क्या चीज़ें पूजी जाती हैं। हमने वेदों के बारे में देखा, वेदांग, पुराण सब कुछ हमने अच्छे से देखा। साथ-साथ हमने एमसीक्यू भी उसमें आपको प्रोवाइड कराया था। तो अगर आज इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये आपका पूरा एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं, कवर करते हैं और इसमें जो एंड में एमसीक्यू दिया जाएगा उसको भी आप आराम से लगाना क्योंकि बिना एमसीक्यू के अगर आप सोचोगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी देख कर के सारा काम चला लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, याद नहीं रहता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जो प्रमुख जानकारी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यूनानी रोमन लेखक कौन-कौन थे? उनके बारे में देखते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा वो देखते हैं हेरोडोटस। अब हेरोडोटस के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिलता है? इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत-फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। यहाँ पे एक चीज़ तो याद रखना है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जाती है, परंतु इसका विवरण भी जो है अनुश्रुतियों और अफ़वाहों पर आधारित है, तो उतना ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं मिला, उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, राइट? फिर आता है सिकंदर के साथ आने वाले अनेक लेखक थे जैसे कि निरयाकस था अ, ओनिस क्रिस्टस था, साथ ही साथ एक और नाम यहाँ पे देखने को मिलता है अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने गए थे। फिर हम यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं जहाँ से प्रश्न हमारे पेपर में भर-भर के पूछ जाते हैं। मेगास्थनीज ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो चालुक्य अ, सॉरी जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, ठीक है? इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। फिर आता है डाइमेकस। तो देखिए डाइमेकस पूछा जाता है कि वो किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था। ये 2 चीज़ तो हमेशा इससे पूछा जाता है। तो पहला चीज़ कि यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ठीक है? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी हमें मौर्य युग से संबंधित देखने को मिलता है। फिर आता है डायनेसियस। डायनेसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। तो डायनेसियस, डाइमेकस और मेगास्थनीस ये तीनों हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा कौन किसके दरबार में आता है, ठीक है? फिर आता है टॉलमी। ये दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखता है। यहाँ से बस यही पूछा जाता है कि दूसरी शताब्दी में किसने भारत के भूगोल नामक पुस्तक को लिखा था? वो है टॉलमी, ठीक है? प्लिनी आता है। प्लिनी ने इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, राइट? फिर आता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। ध्यान रखिएगा इससे क्या पूछा जाता है एक चीज की इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब जो है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर आता है चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में पहला पॉइंट हम देखते हैं फाहियान का। यह एक चीनी यात्री जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण या फिर वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ये पॉइंट याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है संयोगन। संयोगन जो कि 518 ईस्वी में भारत आता है। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की थी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हेनसांग। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य जो कि कपीसा, कपीसा जो है वो वर्तमान में हम लोग अफगानिस्तान के क्षेत्र को कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कपीसा पहुंचा, भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने मतलब करके ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सियुकी नाम से प्रसिद्ध है और इसमें आप देखेंगे कि 138 देशों का विवरण मिलता है।
इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो एक शूद्र थे, ठीक है। इंसान ने बुद्ध का प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी पूजन किया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए रखना है, क्योंकि कथन के रूप में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो कि नोट में, कि हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि इति सिंह। अब देखिए, इति सिंह जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अरबी लेखक कौन कौन, जैसे कि अल बरूनी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी जो कि ख्वारिज्म या फिर खीव या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला एक था। ठीक है, अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो कि किताबुल हिंद, ये पूछा जाता है हमेशा, किताबुल हिंद किसकी कृति है, या फिर तहकीक हिंद किसकी कृति है, भारत की खोज नामक कृति किसने लिखा है। ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना गया। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। अल बरूनी ने इसे लिखा था। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल अथवा बहुत सारी चीजें इसमें शामिल था, आप यहाँ पे देख पाएंगे। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इब्न बतूता। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी, याद रखना है कि इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम लोग रेहला के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां यहाँ से मिलता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी जो कि विधता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग एमबीटी कहते हैं, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश कह सकते हो कि नियुक्त किया था। ठीक है, कब आया था, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 1333 में, 14वीं शताब्दी अगर पूछा है, शताब्दी रहेगा। यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाता है? रेहला। किसके समय में आता? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य लेखक के रूप में, जैसे तारानाथ की याद। एक चीज यहाँ से पूछा जाता है कि ये कि तिब्बती लेखक थे और इनकी जो रचना थी हम यहाँ पे देखेंगे कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की रास यात्रा पर आया था, और यह इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। यहाँ पे बस एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। बाकी आप थोड़ा सा पढ़ करके नॉलेज के लिए जान सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जिसे हम लोग बोगासकोई कहते हैं, एशिया माइनर का बोगासकोई, से वैदिक देवता जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, बोगासकोई जो कि कश्मीर, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का जो प्रमाण है, यवन राजदूत हिलियोडोरस या हिलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर के लिए याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष। अब दुर्भिक्ष क्या होता है? तो एक तरह से कह सकते हो अकाल या फिर अनाज की कमी जो हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है, भोजन का कमी हो जाना, तो उसे दुर्भिक्ष कहा गया। ठीक है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पूछा जा सकते कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा था? तो सहगौरा अभिलेख, यह पॉइंट याद रखना है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी तीसरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे? तीसरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ये पॉइंट याद रखना है। सती प्रथा का प्रथम जो पहला लिखित साक्ष्य अगर बात करें तो वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। शासक भानुगुप्त थे, एरड़ अभिलेख से संबंधित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अगर बात करें तो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। ठीक है, अभिलेखों के आधार पर लिखा गया।
रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी अगर देखें तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है कि कश्मीरी नौपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि बुर्ज होम से अगर देखा जाए तो वहां पर पालतू कुत्ते मतलब मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले होते हैं, उसे कहा जाता है पुरा स्थल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो कि प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना गया। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा गया। ठीक है, आहत के नाम से जाना गया। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसी को साहित्य में अगर देखा जाए तो कांसापर्ण कहा गया। साहित्य में इसे कांसापर्ण के नाम से जाना गया है। ठीक है, कांसापर्ण के नाम से जाना गया, ये पॉइंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख। अब ये जो बॉक्स पॉइंट है इस पर मैंने अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना है। लूसेंट बॉक्स पॉइंट करके एक आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इस पिंक वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें अभी तक करीब 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है और काफ़ी लंबा वीडियो है, करीब 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट ऐसे वीडियो है। तो आपका पूरा एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है उस वीडियो से। तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स पॉइंट को कवर करना है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राजा खारवेल के साथ। जूनागढ़ की बात करें तो ये रुद्रदामन से साथ हो जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के साथ। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। मंदसौर अभिलेख याद रखना है मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के साथ। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त के साथ ये जुड़ा हुआ है। देवपाड़ा अभिलेख याद रखिएगा कि बंगाल शासक विजय सेन यहाँ पे है, जो कि देवपाड़ा अभिलेख के साथ जुड़े हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी के नाम से जानते हैं, इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त का वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और आरिकमेडु आपने पढ़ा होगा, आरिकमेडु जब संगम वंश पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम जानते हैं कि 4 जो कि वंश चले थे, आरिकमेडु वहीं पे हमें ज़्यादातर देखने को मिला है। पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भारत में के संबंध जो है, जैसे वर्मा, जैसे स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। मलाया पहले से स्वर्ण द्वीप, अभी कंबोडिया कहते हैं, पहले कंबोज कहते थे। अभी जावा जो है यव द्वीप से स्थापित हुए थे। मतलब ये भारत का सबसे पहला जो संबंध है विदेशों में संबंध, ये इनसे स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए इस वीडियो में हमने सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए फटाफट हम देखते हैं एमसीक्यू और देखते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद रख सके और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं एमसीक्यू में। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। इतिहास के पिता के रूप में हमने किसे देखा था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है, हेरोडोटस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया और ये किसका राजदूत था? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेल्यूकस निकेटर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में किसने लिखा है? भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है दूसरी शताब्दी में किसने लिखा है? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, टॉलमी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, टॉलमी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक ट्विस्ट देता हूँ आपको, जो कि हम यहाँ पे टाइमर सेट कर देते हैं। ठीक है, 10 सेकंड का टाइमर दूंगा ताकि आपको भी टाइम मिल जाए और आप एक तरह से अच्छा से क्यूज फॉर्मेट में लगा सकें। तो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन के लिए टाइमर दे दूंगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि डायनोसियस जो है वो किसके राज दरबार में आया था? चलिए 10 सेकंड का टाइमर आपके सामने चलेगा और इसमें आपको सॉल्व करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? मैं आपको बता दूं कि डायनेसियस जो है वो किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन सी, अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, अशोक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा कि ये टाइमर वाला सही है या फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूं, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है लेकिन एक तरह से आपको प्रॉपर मज़ा आएगा।
नेचुरल हिस्ट्री जो है वो आपका हो जाएगा प्लिनी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्लिनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विदेशी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनें। असत्य कथन बताना है तो बताइए, चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए। मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करता हूँ और अब आप बताएंगे। विदेशी लेखकों के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे असत्य बताना है कौन सा है। तो चलिए टाइमर खत्म हो गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि टेसियस ईरान का राजवैद था, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस यानी ईरान के संबंध में वर्णन किया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट आता है कि डाइमेकस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डाइमेकस जो था, मैं यहाँ पे बता दूं कि डाइमेकस जो था वो किसका, जो कि मिस्र नरेश तो थे, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो ये तो पॉइंट यहाँ पे जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाइमेकस किसका था, एंटियोकस का। ठीक है, सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ये पॉइंट गलत है। और अगर फिलाडेल्फस की बात करें तो फिलाडेल्फस का राजदूत डायनेसियस था, जो कि अशोक के समय में आया था, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चौथा पॉइंट की इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, राजदूत और संबंधित शासक के संबंध में यहाँ पे बताना है। तो फटाफट देखिए कौन किसके साथ आता है। टाइमर में स्टार्ट करता हूँ और आप बताइए कि सही आंसर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा सही आंसर गेस करिए। तो देखिए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो पहले आप ये जिसको पता होगा था पहले उसे हम लोग कोशिश करते हैं करने के लिए। तो हम जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो फर्स्ट का बी कहाँ पर मिल रहा है, फर्स्ट का बी एक तो यहाँ पे ऑप्शन है और एक यहाँ पे ऑप्शन में है। चलो बाकी के मिला के देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था, तो सेकंड का सी के साथ मिलना चाहिए, सेकंड का सी के साथ मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो निकल के हो जाएगा ऑप्शन, जो कि ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के राज दरबार में आया था, बताइए। जो चीनी यात्री है फाहियान वो किसके समय में आया था, तो हमने बात किया था कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है। हिंसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुने। हिंसांग के संबंध में बताना है कि असत्य कथन आपको चुनना है कौन सा गलत है। यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, पॉइंट बिल्कुल सही है। उसका भ्रमण वृत्तांत जो है सियुकी नामक नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी सही है। उसने सिंध के राजा को ब्राह्मण बताया था, ये पॉइंट गलत है। हमने देखा था कि उसने सिंध के राजा को शूद्र बताया था, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है और हमें असत्य ही चुनना था, इसलिए सही आंसर सी बनेगा। बाकी चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है कि उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजन भी किया था, तो ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आप गेस कर सकते हो, बताइए। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शिलभद्र, राइट आंसर ऑप्शन बी आचार्य शिलभद्र। क्लियर। चलिए अगला सवाल, फाहियान ने किस भारतीय राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। इसमें मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो आपके टाइमर दूं। ऑप्शन सी हमने देखा था, मध्य प्रदेश की जनता को इसने बहुत अच्छा बताया था, सुखी और समृद्ध। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत की यात्रा किस समय में की थी, किस समय में की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी के अंत में, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 7वीं शताब्दी के अंत में। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, तो अल-बरूनी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, अल-बरूनी। इब्न बतूता का तो रेहला था, हमने देखा ही था रेहला, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और तारकनाथ का जो कि तिब्बती लेखक थे, एक था तरयुगन करके कुछ करके था, तो वो तो हमने देखा ही था। अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था, तो ऑप्शन बी हो जाता है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, बताना है असत्य कौन सा है। यह अरबी भाषा में लिखा गया, बिल्कुल सही है। 14वीं शताब्दी में के भारतीय सामाजिक जो जीवन है उसका वर्णन करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था, ये भी बिल्कुल सही है। और फिरोज शाह तुगलक जो कि
उसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। ये पॉइंट गलत है, फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हमने देखा था ना, एमबीटी। तो ये पॉइंट चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कंग्यूर और तंग्यूर। देखिए यही था उनका तारकनाथ का, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए हो जाता है। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? बताइए विदेशी यात्री कौन था? तो मार्को पोलो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अल-बरूनी की कृति जो कि किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित था? कितने अध्यायों में? तो ऑप्शन सी, यहाँ पे 80 अध्यायों में विभाजित था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इति सिंह ने अपने विवरण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। अल-बरूनी अत्याधुनिक तुर्कमेनिस्तान या सॉरी अत्याधुनिक नहीं, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों करेक्ट है। अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में मुख्य रूप से किस काल के समाज पर प्रकाश डाला गया है? तो राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, राजपूत कालीन समाज पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई यानी एशिया माइनर अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? किन वैदिक देवताओं के? तो एक तो हमने मित्र देखा था, वरुण, इंद्र और नास्ते यहाँ पे देखा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला है कि भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय के विकास का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? किस स्तंभ लेख से? भागवत धर्म। तो राइट आंसर क्या बनेगा? भागवत धर्म का संबंध हिलियोडोरस का वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है इसके लिए मैं आपको टाइमर देता हूं, अब 10 सेकंड का टाइम है, जो कि बताइए कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो अभिलेख मतलब जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। राजा खारवेल के साथ संबंध है। किस अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी मिलती है और संकट काल हेतु खाद्यान्न जो कि सुरक्षित रखने का अभिलेख देखने को मिलता है? तो हमने बताया था सोहगौरा, ठीक है, सोहगौरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम किस लेख से प्राप्त होती है? बताइए, टाइमर के साथ आपको बताना है, फटाफट बताइए। भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण जो है, हुंड आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम हमें किससे मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है वो सबसे पहले हमें मिलता है किससे? एरड़ अभिलेख से, राइट आंसर एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त शासक। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो भानुगुप्त के साथ, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया, ये भी हमने बात किया था ऊपर में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाता है। कश्मीरी नौपाषाढ़ जो नौपाषाढ़िक जो पुरास्थल है बुर्जहोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि बुर्जहोम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला, बिल्कुल सही। यहाँ मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का भी प्रथा दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। यानी पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो कह सकते हैं कि दोनों कथन तो सत्य है नहीं, ये तो पॉइंट गलत हो गया, दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सत्य है, सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, राइट आंसर सी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था जिसे साहित्य में कांसापर्ण भी कहा गया है? कांसापर्ण भी कहा गया, आहत सिक्के, राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, आहत सिक्के, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो यवन शासकों ने किया था, राइट आंसर सी बन जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, इपिग्राफी। सुमिलित करना है अभिलेख और संबंधित शासक के संबंध में, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो किसके साथ संबंध था? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध होगा राजा खारवेल के साथ, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल के साथ। तो फर्स्ट का बी के साथ कहाँ मिल रहा है? तो अब देखेंगे यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद मंदसौर की बात करें या फिर ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो होगा वो है राजा नरेश भोज के साथ, प्रतिहार नरेश भोज। तो सेकंड का ए के साथ होना चाहिए, सेकंड का ए यहाँ पे है, तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए। उसी तरह से मंदसौर अभिलेख भी याद रखेंगे, मालवा नरेश यशोवर्मन के साथ संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है, जो कि बिल्कुल सही भी है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंध रखता है, क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, विजय सेन के साथ संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। प्राचीन काल में यवद्वीप किस स्थान को कहा जाता था? तो यवद्वीप किसे कहते थे हम लोग? जावा को। ठीक है, जावा को, ऑप्शन सी। अभिलेखों और शासकों के बारे में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है, असत्य है, बताइए। तो देखते हैं एक एक करके। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के साथ बिल्कुल सही है। पर्याग स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त के साथ, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के साथ सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो गया, ऑप्शन डी ही गलत होगा, जिसमें एहोल अभिलेख का संबंध खारवेल नहीं, खारवेल तो हाथी गुम्फा के साथ थे, एहोल का संबंध पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी जो कि गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए पूरा हमने अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। ये हमारा लुसेंट का सबसे पहला टॉपिक था, जिसमें हमने अच्छे तरीके से आपके साथ सबसे पहले थ्योरी डिस्कस किया, उसके बाद अच्छे खासे एमसीक्यू डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पता है आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे पहली बार अगर आप आए सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।